दोस्तों, आज की कहानी है पति के कारण पत्नी ने किया देह धंधे का व्यापार। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अपने पति रतन की गालियों से बेहाल और आंसू बहाती रिया के कानों में उसके दिल छीलने वाले शब्द गूंज रहे थे। किस यार के दम पर इतने दिनों से अपनी चौखट छोड़कर यहाँ मामा के घर बैठी है। जरूर यहाँ भी तेरा व छल छबीला आशिक आता होगा तेरे साथ मुंह काला करने। तभी पेट जाए बच्चों की भी चिंता नहीं है कि वे जिए या मरे। भले घर गृहस्थीदार औरतों के कहीं ऐसे लक्षण होते हैं। पति रतन के कहे हुए ये शब्द जैसे रिया के कलेजे को चीर डाल रहे थे। ऊपर से पेट की आग कल रात से दोपहर होने आई थी। अन्न का एक दाना तक उसके पेट में नहीं गया था। आते ऐंठ रही थी बुरी तरह भूख से। दोपहर तक कुछ पैसों का जुगाड़ कर लाऊंगा, मामा सुबह कह कर गए थे, लेकिन वे भी अभी तक नहीं आए। घर में कुछ भी नहीं था जिसे खाकर रिया अपनी भूख मिटा सके। क्या करूं, कहां जाऊं जो इस पेट के गड्ढे को भरने का कुछ उपाय हो सके। रिया सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे पर खटखट हुई। शिद्दत की भूख और दिमागी तनाव से बेहाल रिया ने दरवाजा खोला। उसके सामने मामा के घर से सटे हुए घर में रहने वाला अधेड़ उम्र का पड़ोसी कालीचरण था। पान से रंगे हुए दांतों को झलकाते हुए वह उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, क्या बात है रिया रानी, तू रो रही है? अरे क्या हो गया? मैंने खिड़की से देखा कि सुबह दामाद जी आए थे, कुछ कहा सुनी हो गई क्या? मैं तो शुरू से ही कहता था तेरे मामा को, हमारी रिया हीरे की कन्नी है, हीरे की कन्नी। तेरा मर्द तो जल्लाद है, निरा जल्लाद। तेरा और उसका कोई जोड़ ही नहीं। कैसी कैसी गालियाँ सुना रहा था तुझे। तोबा तोबा। यह कहते हुए कालीचरण ने रिया के कंधे पर हाथ रखा और तनमन से निढाल रिया हमदर्दी भरी छुअन पाते ही फपक उठी। रिया को यह भी सुध ना रही कि कब कालीचरण का हाथ कंधे से रेखता हुआ उसकी कमर तक पहुंचा और उसे बहुत नजदीक लाते हुए कालीचरण की बाहों ने उसे अपने घेरे में ले लिया। अपने दूसरे हाथों से कालीचरण ने अपनी जेब से नोटों की एक गड्डी निकालकर रिया के हाथ में रख दी। उसे भींच लिया और बुदबुदाया, तेरे सारे दलिद्दर काट दूंगा, रानी बनाकर रखूंगा रानी, मेरे दिल की महबूबा। चल हाथ मुंह धो ले, मैं तब तक नुक्कड़ से समोसे, कचौड़ी और जलेबी लेकर आता हूँ। बहुत भूख लग रही है, मिलकर खाएंगे। और हाँ, तेरे मामा का फोन आया था मेरे पास, वह देर रात घर आएंगे। उन्होंने तुझे बताने के लिए कहा मुझे। यह कहते हुए कालीचरण बड़ी बेशर्मी से मुस्कुराया और रिया को छोड़कर दरवाजे खोलकर बाहर निकल गया। रिया आंखें फाड़े अपनी मुट्ठी में बंद रुपयों की गड्डी देखती रह गई कि तभी कानों में फिर से पति के शब्द बजे, धंधे वाली। और अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए वह गुस्से से दांत पीसते हुए होठों की होठों में बुदबुदाई, ले चल बेशर्म, आज तक मैं तेरी थी, बस तेरी, लेकिन अब और नहीं। आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। अब मैं असलियत में धंधे वाली बनकर ही दिखाऊंगी। थोड़ी देर में कालीचरण कचौड़ी, समोसे और जलेबी ले आया। उस दिन बंद दरवाजे के पीछे रिया ने तन की सौदागरी की राह पर अपना पहला कदम रखा। उसने रतन की दी हुई गाली को सच कर दिखाया। 2 से 3 घंटों में तनमन को रिया से कर कालीचरण अगले दिन आने का वादा करके चला गया। जाते जाते वह रुपयों की एक और गड्डी फिर से उसके हाथों में थमा गया। कालीचरण के जाने के बाद रिया अपने कपड़े संभालती उठी। आज उसका पेट भरा था, मुट्ठी भरी थी, लेकिन मन रोता था। अपने जिस्म का सौदा कर उसे आज यूं लग रहा था मानो उसकी कोई बेशकीमती चीज खो गई हो। मुट्ठी में बंद रुपए देख उसके गले में रुलाई की एक तेज लहर उमड़ी।
जिससे उसका पूरा बदन हिल गया और वह फूट फूट कर रो पड़ी। गुस्से से सुलगते हुए होठ भींचकर रिया मन ही मन बुदबुदाई, मैंने तेरे मन की बात पूरी कर दी, अब तो खुश। अब मैं तेरे पास कभी लौट कर नहीं आऊंगी। वह एक बार फिर से सिसक उठी और सुबकियां लेते हुए बोली, मर जाऊंगी नास पीटे, लेकिन तुझसे कोई नाता नहीं रखूंगी। मरते दम तक तेरी शक्ल नहीं देखूंगी। तू आज से मेरे लिए मर गया। और पस्त होकर रिया खटिया पर पड़ गई, फिर यादों में खो गई। रिया अपने माँ बापों की इकलौती दुलारी बेटी थी। जब वह 5 बरस की थी तभी उसके बापों की मौत हो गई थी। तब से माँ ने ही उसे मेहनत मजदूरी करके बहुत कष्ट से पाला था। 11 से 12 बरस की होते होते रिया के शरीर का उठाव और चेहरे की लुनाई देख माँ की रातों की नींद हराम हो गई। वह मजदूरी करने बेटी को घर पर छोड़कर जाती तो पूरे दिन उसकी चिंता में हलकान रहती। रिया के होने वाले पति रतन के पिता उसकी माँ के गांव के थे। एक दिन वे उसकी माँ से मिलने आए और माँ उनसे अपना दुखड़ा रोने लगी। भैया जी, अपनी रिया के लिए कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताओ। मैं मजदूरी करने सुबह की निकली, साँझ पड़े ही घर में घुसती हूँ। रिया दिन भर घर में अकेली रहती है। काम पर भी मुझे इसकी फिक्र लगी रहती है। अपने घर बार की हो जाए तो तसल्ली हो। अरे लड़का तो आपके नाक के नीचे ही है और आप पूरे शहर में ढिढोरा पीट रही हो। मैं कुछ समझी नहीं भैया जी, किसकी बात कर रहे हो? अरे अपना रतन है ना, कपड़ों की बड़ी सी दुकान पर सेल्समैन लगा हुआ है। वह तो ठीक है, पर दोनों की उम्र में बहुत फर्क है भैया जी। मेरी रिया तो अभी बस 15 साल की हुई है। अरे बहन जी, आप भी कैसी निराली बातें करने लगी। मर्द मानुस की भी कोई उम्र पूछी जाती है भला। अभी 30 साल का भी ना हुआ है मेरा छोरा। उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश रहा हूँ। 1 से 2 छोरियाँ हैं मेरी नज़र में। रिया बेटी के लिए हाँ कह दो तो अपना रिश्ता पक्का हो जाएगा। घर में बस हम 2 प्राणी हैं। रतन बहुत ही अच्छा बेटा है मेरा। आपकी बेटी हमारे घर में राज करेगी। जी राज। रिया की माँ ने तनिक देर सोच कि अभी पिछले हफ्ते ही तो उसके पड़ोस में रहने वाले, उसके साथ काम पर जाने वाले मजदूर के घर में घुसकर कुछ रसूखदार लड़के उसकी जवान बेटी के साथ मुहकाला कर गए थे। तभी से बेटी को लेकर उसकी नींद उड़ी हुई थी। घर बैठे रतन जैसे कमाऊ छोरे का रिश्ता उसकी झोली में आ गिरा था। सोरोया की माँ ने रतन की अपनी बेटी से दोगुनी उम्र का बिना लिहाजा किए बतासों से रतन के पिता का मुंह मीठा कर उन दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। तय दिन कुछ कटु बिरादरियों के लोगों के सामने रिया और रतन का गठजोड़ हुआ और रिया रतन की लुगाई बनकर पायल छनकाती उसके घर आ गई। वक्त अपनी ही रव में बहता गया। घोर कंगाली में पली बड़ी रिया को ससुराल में अपनी जिंदगी से कोई खास शिकायत ना था। रिया की गोद 2 बार हरी हुई। उसके 2 बेटे हुए। वक्त के साथ महंगाई बढ़ रही थी। बच्चे बड़े हो चले थे। 5 जनों के परिवार का भरण पोषण, 2 से 2 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा। रतन की तनख्वाह इन सब के लिए कम पड़ने लगी। रतन के पिता की दवाओं का खर्च भी कम ना था। दिन पर दिन दोनों का हाथ तंग होता गया। सो बच्चों के समझदार होते होते रिया ने घर घर खाना बनाने का काम पकड़ लिया। हाथ में पैसा आने लगा तो रिया के लिए जिंदगी कुछ आसान हुई। अब उसे बात बात पर पैसों के लिए पति का मुंह नहीं देखना पड़ता। लेकिन अब उसके सामने दूसरी उलझन आ पड़ी। रूप रंग तो कुदरत ने रिया को छप्पर फाड़ कर दिया ही था। तनिक सलीके से चेहरे की
साज संवार कर पहले से थोड़े बेहतर कपड़े लत्ते पहनकर जब घर से निकलने को तैयार होती तो उसकी खूबसूरती से सबकी आंखें चौंधिया जाती। रिया को रोजाना यो सज संवर कर घर से बाहर काम पर जाते देख रतन कुढ़ जाता। मन में हर घड़ी धुगधुगी लगी रहती, कहीं कोई और मर्द चिकनी चुपड़ी बातें कर उसे अपने जाल में ना फंसा ले। ऊपर से रिया की अपने से आधी उम्र भी उसकी इस भावना को हवा दे रही थी और वह उस पर शक करने लगा। रतन जब भी उससे इस मुद्दे पर लड़ता, वह पलटकर उस पर कतरनी सी जवाब में पलटवार करती, जिससे आपा खोकर रतन उस पर हाथ उठाने लगा। तभी कोरोना की बीमारी आई और पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। उन दिनों रतन एक कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर काम कर रहा था। कोरोना महामारी की वजह से रतन की तनख्वाह आधी हो गई, लेकिन रिया खानदानी रईस घरों में काम करती थी, जो उसे लॉकडाउन में भी हर महीने घर बैठे पूरी तनख्वाह देते रहे। कटौती की वजह से अब रतन की कमाई रिया से कम रह गई। यह उसके अहम और मर्दांगनी पर गहरी चोट थी। इन वजहों से दिन पर दिन वह बेहद चिड़चिड़ा होता जा रहा था। साथ ही शक का कीड़ा आए दिन रतन उससे बात बेबात लड़ता, उसे काम पर जाने के लिए मना करता, उससे गाली गलौज करता और उसे मारता पीटता भी। बेवजह पति के हाथों मार खाने से बचने के लिए रिया कई बार माँ के पास चली जाती, लेकिन महामारी की वजह से माँ को मजदूरी का काम मिलना बहुत कम हो गया था। वहाँ कभी कभी उसे फाका तक करना पड़ता। वह एकाध दिन में वहाँ से लौट आती। तभी कोठ में खाज। एक दिन रिया अपनी खाना बनाने वाली किसी कोठी से वहाँ इस्त्री किए हुए कपड़े देने आए मौजी के साथ घर से बाहर निकली। वह खासा बांका जवान था। एक ही कोठी में काम करने के चलते दोनों के बीच साधारण सी जान पहचान थी। वह दोनों सामान्य भाव से बातचीत करते हुए चले जा रहे थे कि मौजी की किसी बात पर रिया तनिक हंसी, पर तभी रतन ने उसे हंसते देख लिया। रिया को एक पराये मर्द के साथ दांत दिखाते देख उसके तन बदन में आग लग गई और वह उसे और उस मौजी को लेकर कल्पना में ना जाने क्या क्या ताना बाना बुन बैठा। उस दिन घर पहुंचने पर रतन रिया से खूब लड़ा। उस मौजी के साथ हंसी ठट्ठा करते कहाँ मुँह काला करने जा रही थी। उसी की वजह से तू इतना सज संवर कर रोज घर से निकलती है ना। काम छोड़ने की कहता हूँ तो काम नहीं छोड़ती। बदजात, आज मैं तेरे पैर ही तोड़ डालूंगा। ना रहेगा तेरा पैर और ना तू घर से निकलेगी। कहते कहते रतन ने रिया को अपनी बेल्ट से इतना बेरहमी से मारा कि उसकी कमर और पैरों पर नील पड़ गए। यो बेबात पति से गालियां सुन और उसके हाथों मार खाकर उस दिन रिया की सहने की ताकत जवाब दे गई और वह उस बार माँ के घर ना जाकर शहर के दूसरे कोने में अपने मामा के घर चली आई, यह सोचते हुए कि अब वह कभी अपने घर नहीं लौटेगी। रतन ने उसे वहाँ भी नहीं छोड़ा। उसकी माँ से उसके मामा के घर होने की खबर सुनवा कुछ ही दिनों में वहाँ भी पहुँच गया और उससे खूब गली गलौज की, खरी खोटी सुनाई और घर वापस चलने को कहा। तभी दूर रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ से रिया अपने ख्यालों की दुनिया से वापस वर्तमान में आई। सांझ घिर आई थी और इसके साथ ही उसके मन आंगन में भी मायूसी का अंधेरा फैलता जा रहा था। आज रिया अपने दोनों बच्चों की याद शिद्दत से सता रही थी। उसके बारे में सोचकर उसकी आंखें भर आई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और रिया ने उठकर दरवाजा खोला।
दरवाजे पर कालीचरण के साथ कोई अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उजले कपड़े, गले में मोटी सोने की चैन, दोनों हाथों की उंगलियों में भर भर अंगूठियां। देखने से ही वह कोई मालदार आसामी लग रहा था। वह दोनों भीतर आ गए और उस अधेड़ ने उसे नोटों की एक मोटी गड्डी थमा दी। तभी कालीचरण ने उससे कहा, ये मेरे करीबी जानने वाले पुन्नू दादा, बहुत बड़ा कारोबार है इनका। इन्हें खुश रखेगी तो तुझे मालामाल कर देंगे। चल हाथ मुंह धोकर सलीके से आ, मैं भी जाता हूँ, कल दोपहर में फिर से आऊँगा। यह कहकर कालीचरण रिया को आंख मारते हुए घर से निकल गया। रिया ने भीतर के कमरे में जाकर रुपए गिने। इस बार पूरे 5,000 थे। एक बार फिर बंद दरवाजे के पीछे रिया की देह बिकी। कुछ ही देर में उसे पूरी तरह से निचोड़कर पुन्नू दादा चला गया था। अगले दिन फिर आने का वादा करके उसके जाने के बाद कालीचरण और पुन्नू के दिए रुपए की गड्डियां हाथ में थामे रिया बहुत देर तक उन्हें बार बार गिनती रही। पूरे 10,000 रुपए थे। आज एक दिन में एक ही झटके में रिया ने 10,000 रुपए कमा लिए थे, जबकि खाना बनाने के काम में पूरे महीने हाड़ तोड़ मेहनत कर वह उतना कमा पाती थी। रिया के मन में विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। एक दिन में 10,000 रुपए तो पूरे महीने में, यह सोचकर ही मन में धू धू जलती अगन तनिक ठंडी हुई। उसे तनिक तर्रावट महसूस हुई। रिया के मन में ख्यालों का झंझावाट लगातार जारी था। घर पर बस रोज बेनागा रतन मुझे चूसता था। यहाँ बस रोजाना चेहरे बदल जाया करेंगे, लूट घसोट तो वही रहेगी। रिया ने आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को ऊपर से नीचे तक निहारा। अपनी मांग में लगे सिंदूर पर नजर आते ही उसकी निगाहों में हिकारत भर गई और मुंह पिचका वह बड़बड़ाई, उस रतन के नाम के सिंदूर से तुझे क्या मिला सिवा भूख, जिल्लत और मार के। बस अब और नहीं, अब तो बस मैं और मेरा जोबन। मैं पैसे कमाऊंगी, ढेर सारे गरम कराने नोट। मुट्ठी में थमे रुपयों पर नजर डाल वह जोर से ठहाका लगाते हुए हंस पड़ी और चिल्लाई, मैं धंधे वाली हूँ, हाँ धंधे वाली। लेकिन अगले ही पल वह कटे पेड़ की तरह जमीन पर ढह गई। रिया के चेहरे पर हंसी थी, लेकिन होठ थरथरा रहे थे और आंखें आंसुओं से भरी थी।